अच्छा, जो नेक्स्ट स्लाइड है इट्स अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ प्लॉटिंग पोजीशन एंड प्लॉटिंग ऑफ डेटा। ठीक है, कि अब हमने पिछली में क्या पता किया कि लेफ्ट स्क्यूड क्या होती है, राइट स्क्यूड क्या होती है, और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है ना वो क्या होती है। अब इसमें हमने सीखना है कि हमने अपने डेटे को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि भाई वो उस मतलब कि एक तरह से बोलो कि उसकी प्लॉटिंग पोजीशन जो है ना वो क्या है, वो लेफ्ट स्क्यूड है या राइट स्क्यूड है, ये सीखना है हमने यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, इसके लिए पहले जो है कुछ फार्मूलाज उसने जो है वो दिए हुए हैं, थोड़ा सा उन फार्मूलाज से जो है ना वो गो थ्रू करते हैं और देखते हैं कि उसमें है क्या। पहले तो ये है, एक लफ्ज़ है, एक टर्म है जो उसने दी हुई है, एक्स सब सी। व्हाट इज एक्स सब सी, हम देखते हैं अभी। ठीक है, उसने लिखा हुआ है कि दैट इज इक्वल टू एक्स बार प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये वाली कि इस पूरी जो है ना आपका जो स्लाइड है, इसके अंदर ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ। ठीक है ना, ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ। मैं आपको पूछूं आपसे कि इसमें जो सॉलिड जो लाइन है, ये बेसिकली कौन से वाली कर्व है, तो आपने बोलना है कि जी ये आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना कर्व है। ठीक है, और डॉटेड की कौन सी है, आपने बोल देना कि ये पॉजिटिव स्क्यूड है या राइट स्क्यूड कर्व है ये वाली। ठीक है, क्योंकि ये जो है मीन से, ठीक है, इसका किस तरफ है, मीन से जो है ना वो बेसिकली जो है वो कहाँ गई हुई है, आपके राइट तरफ गई हुई है। तो ये राइट बेसिकली जो है ना ये राइट स्क्यूड कर्व है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो असल चीज़ देखने वाली है वो ये नीचे है। आई होप कि आपको नज़र शायद ना आ रहा हो, तो मैं इसको जो है ना बेसिकली ऐसे मैक्सिमाइज कर लेता हूँ ताकि नज़र आ जाए। हाँ, नहीं, मुझे इसको उसी में ही लेके आना पड़ेगा। और कुछ चीज़ मिसिंग है इसमें, तो मैं बेसिकली जो एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, इसमें जो है पहले उसने दिया हुआ है आपको कि ये कुछ डेटा के पॉइंट्स की बने। एक तरफ इस डायग्राम में टाइम दिया हुआ है और एक तरफ क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। अब ये वही है जो मैंने लास्ट टाइम जो है ना वो प्लॉट किया था। बेसिकली कुछ ऐसा टर्म था कि एक्स एक्सिस के ऊपर डेट और वाई एक्सिस के ऊपर रेनफॉल डेप्थ, उसने रेनफॉल डेप्थ को जो है ना वो मैग्नीट्यूड बोल दिया हुआ। तो है वही वाली बात। अच्छा, अब इसमें है क्या, पहले हम भी साथ साथ जो है ना इसमें चलते हैं कि एक, ठीक है, हमने बोल दिया कि ये डेट है यहाँ पे, और ये साथ में जो है ना इस साइड पे जो है वो रेनफॉल डेप्थ है इन मिलीमीटर्स। ठीक है, या जो उसने लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड वो भी यही है बेसिकली। ठीक है। अच्छा जी, अब आपने इसमें जो है ना बहुत सारे डाटा के पॉइंट्स जो है ना वो दिए हुए हैं इसने। सपोज कर लिया कि डेट इतनी थी, रेनफॉल की डेप्थ इतनी थी, यहाँ पे उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है ना, फिर ऐसे हाँ, ऐसे ही डेट इतनी थी, रेनफॉल की डेप्थ इतनी थी, ये पॉइंट यहाँ पे लग गया। ठीक है, ऐसे ही जो है वो कहीं यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, ऐसे ही कहीं यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स जो है ना मार्क किए। ठीक। अच्छा, अब ये पॉइंट जो है मार्क करने के बाद आपने इन सब का मीन फाइंड किया। जब मीन फाइंड करोगे, बिल फर्स्ट को मीन कैसे फाइंड करोगे, इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड। तो जब आप उन सब को जो है वो करके उसका मीन फाइंड करोगे, तो ऑब्वियसली मीन की जो लाइन आएगी ना वो कुछ यहाँ पे आ जाएगी। ये उसका जी मीन है। ठीक है, मैं इस लाइन को जो है बेसिकली डिफाइन कर रहा हूँ, येलो से भी नहीं चाहिए, बेसिकली नजर नहीं चाहिए, तो ग्रीन से डिफाइन कर लेते हैं जिसको। ठीक है, ये है जी आपका मीन। ठीक है,
ये समझ आ गई होगी मेरा ख्याल है कि आपने ये लाइन कैसे जो है ना वो फाइंड किया कि लाइन जो है ये किस पॉइंट को कट कर रही है वाई एक्सिस के ऊपर। ये लाइन जो है किस पॉइंट को कट कर रही है वाई एक्सिस के ऊपर, ये मीन को कट कर रही है। यानी कि मीन के ऊपर आपने ये लाइन ड्रॉ की है। ये मीन कैसे फाइंड किया है, इसका वैल्यू जमा इसकी वैल्यू जमा इसकी वैल्यू जमा इसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय 4, और ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी। ठीक है। अच्छा, मैं अब इसमें क्या बता रहा हूँ आपको कि ये जो टर्म थी, ये वाली जो चीज़ थी, इसके अंदर एक्स सी क्या है, इसके अंदर एक्स बार क्या है, और इसके अंदर डेल्टा एक्स जो है ना वो क्या है। अच्छा, आपने एक चीज़ तो समझ ली होगी कि जो लाइन है ना ये वाली, ये एक्स बार की लाइन है, ये मीन की लाइन है। तो ये बेसिकली इसके अंदर जो है ना वो एक्स बार है। अच्छा, अब एक्स सी क्या है, मैं पहले बताता हूँ। एक्स सी जो है किसी भी पॉइंट का मैग्नीट्यूड है। ठीक है ना। जैसे ये वाली लाइन है ना, ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला डिस्टेंस जो है ये क्या है, ये बेसिकली एक्स सब सी है। ठीक है। ये एक्स सब सी आ गया। और डेल्टा एक्स जो है बेसिकली वो क्या है, वो मीन से लेके और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये बेसिकली आपका है डेल्टा एक्स। ठीक है। तो हमने ये तीनों टर्म्स जो हैं इसमें से डिफाइन कर दी। एक्स सी क्या हो गया, ओरिजिन से लेके ज़ीरो से लेके उसका जो सिंपल उसका मैग्नीट्यूड जो है, उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो है ना वो क्या है, वो एक्स सी है। बाकी एक्स बार क्या है, ये मीन की वैल्यू है, ये जो लाइन आ रही है ये एक्स बार की लाइन है। डेल्टा एक्स क्या है, मीन से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। हम जरा इसको इस वाली फिगर से भी समझ लेते हैं, क्योंकि जारी बात है कि आपने चूँकि बुक से देखना है तो ये बेसिकली देखो, एक्स सी जो है वो क्या है, ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, मीन से लेके उस तक का डिस्टेंस डेल्टा एक्स आ गया, और एक्स बार जो है ये मीन वाला इसके ऊपर आ गया। ठीक है। तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है आपने डिफाइन कर दी। वैसे भी यहाँ से लग भी रहा है कि अगर इनको देखते हुए एक टर्म जो है, एक मैं लिख दूँ यहाँ पे डायग्राम से देखते हुए कि जी एक्स सी तो बेसिकली इक्वल टू होता है एक्स बार, या जिसे आप मीन बोलते हो, एक्स बार ही है वो, जमा डेल्टा एक्स। ठीक है। और वही है उसने आगे यहाँ पे डिफाइन की हुई है ये टर्म। ठीक है। अच्छा, अब उसने बोला है कि जो एक्स सी है ना, ये दो इंपॉर्टेंट इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर। एक क्या है, द टेंडेंसी ऑफ डिविएट फ्रॉम द मीन, कि अपने मीन से वो कितना डिविएट कर रहा है। डेल्टा एक्स वो शो करवाता है कि कितना डिविएट कर रहा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस। अच्छा, अब ये नई बात है। सही है। कहता है कि एक तो जो है ना मीन से कितना डिविएट करता है, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कोई भी वैल्यू जो है वो अपने मीन से कितना डिविएट करती है, ये बहुत ज़रूरी बात है। ये अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है। ये बताएगा कि जितनी वैल्यू जो है मीन से परे की तरफ जाती है ना, हम उसे बोलते हैं कि वो उतना ही जो इवेंट होता है वो उतना ही इंटेंस होता है। समझ रहे हो। यानी कि अगर मीन जो है वाली यहाँ पर है और उससे एक पॉइंट बहुत दूर चला जाए, मैं ड्रा करके बताता हूँ आपको बिल्कुल। जैसे ये है ना, ये मीन है उसका, एक पॉइंट जो है मीन से कहीं यहाँ पर आ गया हुआ है, बहुत ऊपर चला गया मीन से। अब हम ये क्या बोलेंगे, दिस इज एन एक्सट्रीम इवेंट। ठीक है। कि इस टाइम जो रेनफॉल जो इस वाले में, इस वाले को वैसे भी जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट जो है ना बना देता हूँ किसी जो है ना कलर के अंदर। बिल फर्जी ये मैंने कर दिया रेड तो ऑलरेडी है, ये मैंने कर दिया ब्लू में। ये जो है ना ये एक एक्सट्रीम इवेंट है क्योंकि ये अपने मीन से बहुत दूर है। ठीक है। ये है एक इंटेंस इवेंट। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये एक्सट्रीम इवेंट है कि इस टाइम जो बारिश हो सकता है कि उससे फ्लड आ जाए। ऐसे ही सिर्फ यही नहीं कि वो दूर हो, इधर दूर हो सकता है कि वो उससे कहीं नीचे हो, और बहुत नीचे हो उससे। ठीक है ना। ये आ गया। अब ये जो मीन से बहुत दूर होना है, ये भी बहुत जो है ना खतरनाक बात है कि यार ये तो वो हो सकता है कि बारिश भी बहुत थोड़ी हो, तो बहुत थोड़ी बारिश हो रही है, हो सकता है कि इससे तो हमारी ज़रूरतें ना पूरी हों। तो क्या हो जाएगा, एक तरफ जो है वो क्या आ रहा है, इस वाले पे क्या आ रहा है, फ्लड आ रहा है, तो इस वाले पे क्या आएगा, ये कहते हैं कि ये खुशहाली है कि बारिश जो है वो बारिशें जो है ना वो बहुत थोड़ी हो रही हैं। ठीक है। तो दोनों तरह की जो एक्सट्रीम्स है ना वो बड़ी खतरनाक होती है। इस वजह से आपने हमेशा हर इवेंट को देखना होता है कि ये आपके मीन से कितना दूर है। ठीक है। तो जितना दूर होगा वो उतना ही इंटेंस है या एक्सट्रीम है। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस। वो क्या है कि यार कितनी बार ये वाला जो इवेंट है
ये वापस आना है, ठीक है? वो भी आपको बहुत ज़रूरी है जानना कि ये कितनी बार जो है इवेंट जो है ये वाला, ये वापस आएगा, ठीक है? एक ख़ास साइकिल में, एक ख़ास बिलफ़र्ज़ या साल बोलो कि 1 साल में ये कितनी बार वापस आएगा, ये भी जानना जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उसके मुताबिक आप इस इवेंट को जो है वो डील करो, सही है? बिलफ़र्ज़ी ये इवेंट है, कोई कहता है कि जी इसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस है, जिसे मैं बोलता हूँ एफ-ओ कैपिटल ओ, ये है जी 2 इयर्स, हर 2 साल के बाद ये इवेंट वापस आ रहा है। तो आप जो डैम बनाओगे इस इवेंट के लिए, वो बड़ा होगा। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं जी इसकी तो गलती हो गई थी हमारे से, इसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस है, वो है 200 साल। फिर आप कहोगे यार 200 साल के बाद जाके उसने वापस आना है, ख़ैर है कोई नहीं यार, वो एक डैम बना दो, ठीक है? कम डैम बना दो, लेकिन जब 200 साल के बाद इसने आना ही है, तो वो तो बहुत दूर है कि 200 साल के अंदर अगर एक चीज़ ने आना ही है, तो वो इतनी जो है ना वो कोई वो खतरनाक बात नहीं है, ठीक है ना? 200 साल की बात है तो वो तो बहुत दूर है अभी। उसका जो है ना वो आना, वो बहुत लंबे अरसे की बात है, तो उसके लिए जो है वो तैयारी आप अभी से करके अगर बैठ भी जाओगे, तो 200 साल के बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, हर चीज़ चेंज हो जाती है, तो उस टाइम की पर उस टाइम सोची जाएगी। फिलहाल जो है इसकी हमें इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत जो है ना वो नहीं है। क्लियर है ये वाली बात? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस और साथ में टेंडेंसी जो है वो कितनी टेंडेंसी है उसको मीन से डिविएट करने की, ये 2 बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। थिर्डली, अच्छा पहली जो वो कहता है कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना आपकी, इज़ डिफाइंड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। भाई टेंडेंसी टू डिविएट फ्रॉम मीन जो है वो क्या होती है? कौन शो करवाता है? वो क्या शो करवाती है? वो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन शो करवाती है। अपने मीन से एक पॉइंट कितना डिविएट कर सकता है, वो कौन सी चीज़ शो करवाती है? आपने अभी पढ़ा है कि वो स्टैंडर्ड डेविएशन शो करवाती है। और दूसरा जो है वो क्या, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस है, उसके लिए हमारे पास एक फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और उसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, वो शो करवाती होती है, ठीक है? अभी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में तो पढ़ लिया होगा, लेकिन हमने इसके बारे में भी नहीं पढ़ा। ये हम अगली आने वाली स्लाइड के अंदर जो है ना पढ़ते हैं। तो क्या सीखा आपने इससे कि टेंडेंसी ऑफ अकरेंस जो है वो कौन शो करवाएगा, जो डेविएशन है वो कौन शो करवाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। और जो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस है वो कौन शो करवाएगा, वो शो करवाएगा फ्रीक्वेंसी फैक्टर। इसको आप के से रिप्रेजेंट करते हो, और इसके बारे में अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा। नेक्स्ट, अच्छा इस स्लाइड के अंदर उसने 3-4 फार्मूलाज जो है ना वो और दिए हुए हैं, हम उनको बारी बारी जो है वो स्टडी करते हैं। पहला है फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो है ना, जो आपने नहीं पढ़ा था अभी तक, अब उसने थोड़ा बहुत उसके बारे में जो है वो बताया हुआ है। वो कहता है कि जी अगर आपने अपने डेल्टा एक्स क्या बोला, ये वाली वैल्यू के मीन से कितना जो है वो दूर है, उसके बीच में और के बीच में वैल्यू जो है ना, जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, जो शो करवाता है कि एक इवेंट जो है कितनी बार वापस आएगा, उनके बीच में ये रिलेशनशिप बनती है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी फैक्टर को स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो बेसिकली डेल्टा एक्स जो है ना वो निकल आया करता है। क्लियर होगी ये वाली बात? कंफर्म है? या आप या आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हो, दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हो कि आप अगर अपने डेल्टा एक्स की वैल्यू को डिवाइड कर दोगे ना स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, डेटा की स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास अपने आप के की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, ठीक है? मैं साथ में इसको लिख भी दूँ, कोई कन्फ्यूजन जो है ना वो ना हो। यानी कि अगर आपने के को फाइंड करना है, ठीक है? तो सिंपल आप अपनी डेल्टा एक्स की वैल्यू को डेटा की स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दो, तो बेसिकली ये आपकी वैल्यू ऑफ के आती होती है। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के। दूसरी बात, अब देखो, आपने पहले जो इक्वेशन पढ़ी थी वो क्या थी? वो ये थी, एक्स सी इज इक्वल टू मीन प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है? गलती और ब्रॉड करते हैं, ये आ गया, ठीक है? अच्छा, अभी आपने ये वाली इक्वेशन एक पढ़ी है कि डेल्टा एक्स जो है वो तो इक्वल होता है एस ज़रब के, ठीक है? अच्छा,
फिर आप लोगों ने, अगर आपको याद हो, तो आपने पिछली से पिछली स्लाइड के अंदर जो है वो इस इक्वेशन को पढ़ा हुआ है कि जी एस जो है, स्टैंडर्ड डिविएशन जो है, वो तो बेसिकली इक्वल टू होती है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, इनटू एक्स बार, या उसको आप मीन बोलते हो। ठीक है, आपने पढ़ी हुई है ये वाली, ये मेरे ख्याल में शायद यहाँ पे थी कहीं पे, ये रही, ये वाली इक्वेशन थी। स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो इक्वल टू होती है सी वी इंटू एक्स के इक्वल, एक्स बार के इक्वल। ये देखो ये वाली इक्वेशन, ठीक हो गया, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया साथ में। अच्छा, अब अगर मैं इन सारी इक्वेशन को जो है वो किस किस इक्वेशन को, एक ये वाली इक्वेशन है और ये दो इक्वेशंस है, मैं इनका नाम भी साथ में लिख दूँ आपको, कहीं कन्फ्यूजन जो है ना वो ना कॉज हो। इसको टर्म ए बोल देता हूँ मैं, इसको बी बोल देता हूँ मैं, और इसको जो है ना मैं सी बोल देता हूँ। ठीक है ना। अच्छा, अब जो बेसिकली एक्स सी है दैट इज इक्वल टू मीन, ठीक हो गया। डेल्टा एक्स की जगह मैं ये लिख रहा हूँ, स्मॉल एस ज़रब के, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं ये लिख रहा हूँ एक्स सी इज इक्वल टू मीन जमा एस जो है वो क्या है, सी वी ज़रब मीन, ठीक हो गया। और साथ में क्या आ गया, के, ठीक है। सिंपल मैंने क्या किया, मैंने एस की जगह जो है वो सी वी इंटू मी लिख दिया, के साथ में वैसे जगह वैसे आ गया। तो क्या ख्याल है, मैं ये लिख लूँ यहाँ से, एक्स सी इज इक्वल टू मीन कॉमन आ गया। इसमें किसी वाली बात तो नहीं, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना अपने ध्यान से इसको जो है ज़रा समझ लेना है कि सी वी जो है, अगर आपने कभी एक्स सी जो है वो क्या है, बेसिकली कोई इवेंट है, उसकी वैल्यू अगर आपने फाइंड करनी हो तो आप डेटे के मीन, उसके स्टैंडर्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और के को यूज़ करके आप वैल्यू जो है एक्स सी की फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, किसी भी इवेंट की वैल्यू, मतलब रेनफॉल जो है इस डेट को कितनी हुई थी, मुझे नहीं पता कितनी हुई थी, या मैं कह देता हूँ कि मुझे जी इस डेट के लिए फाइंड करनी है अगर एक्स सी की वैल्यू, कि इस डेट को मेरा कितनी रेनफॉल हुई थी। अब सिंपल मीन इनटू वन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, डेटा का होता है, और उसी के साथ में जो है वो उसके फ्रिक्वेंसी फैक्टर को जो है मल्टीप्लाई कर दो, और फिर बस अपने आप जो है वो एक्स सी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, ठीक। अच्छा, अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़, ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपने सी वी और सी एस को आपस में लिंक करना है, तो उनको लिंक करने के लिए एक इक्वेशन जो है वो ये वाली है, कि सी एस जो है वो इक्वल टू होता है, ये बहुत सिंपल सी टर्म है, इसको ये प्रूव करनी पड़ती है इक्वेशन ये वाली, लेकिन ये है बहुत सिंपल, कि आपको सिंपल जो है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो इक्वल टू होता है 3 इंटू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और प्लस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्यूब, ठीक है। ये सिंपल सी एक इक्वेशन है, कि अगर आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना हो, तो सिंपल आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर जमा करके उसी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो है ना वो क्यूब कर दो, तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ जाएगा। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है, फ्रॉम द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपने फाइंड कर लिया ना यहाँ से, कैसे फाइंड किया आपने, कि डेटा के स्टैंडर्ड डिवीएशन को डिवाइड किया उसके मीन के साथ, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ गया, उसका आपने क्यूब लिया, फिर जमा किया 3 टाइम्स इनटू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के साथ, तो क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर मैंने यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ मैंने वेरिएशन फाइंड किया हुआ है 1.29 डिवाइडेड बाय 3.5, इसकी अगर मैं वैल्यू जो है एग्जैक्टली फाइंड करना चाहूँ, तो बेसिकली जो इसकी वैल्यू निकलती है वो निकलती है 1.29 डिवाइडेड बाय 3.5 की, वो आती है 0.368,
ठीक है ना। अब मैंने इस डाटा का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अगर फाइंड करनी है तो वो बेसिकली इक्वल टू आएगी 3 ज़रब 0.368 प्लस 0.368 का क्यूब। 3 इंटू 0.368 कितना आ गया 1.104 जमा तो जो क्यूब लोग इसका वो आ जाएगा 0.0498। ठीक है, ये बेसिकली इक्वल टू आ गया या 1.15। ये है जी आपकी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर दिस डेटा। ठीक है, सिंपल है ये वाला, इसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं। आगे सेवन्थ, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जो है ना स्लाइड है और शायद इस जो है ना पार्ट की आखिरी स्लाइड है। अच्छा, ये कहते हैं देखो कि अगर आपने कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो फाइंड करना हो अगेंस्ट अ सर्टेन रिटर्न पीरियड, ठीक है ना। अगर आपने मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अगर आपने कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अगेंस्ट अ सर्टेन रिटर्न पीरियड जो है फाइंड करना हो तो उसके लिए ये वाला टेबल जो है ना आपने यूज़ करना है। मिसाल के तौर पे कि अगर आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो आपने फाइंड करना है 1 ईयर रिटर्न पीरियड के लिए, ठीक है। ये नीचे दी हुई है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी और रिटर्न पीरियड के अंदर जो है ना इन्वर्स का रिलेशनशिप है। मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं कि ये 1.01 क्या है और ये 99 क्या है। ये वाला कॉलम शो करवा रहा है आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। ये तो क्लियर है, ये तो इसमें तो कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। ये जो बेसिकली चीज़ है ना आपकी टॉप टॉप रो के अंदर ये वाला 1.01 2 5 20 और 100, ये बेसिकली है आपके रिटर्न पीरियड कि किसी इवेंट को का रिटर्न पीरियड जो है वो कितना है। ये 1.01 का मतलब है कि ऑलमोस्ट हर साल वापस आ रहा है वो। ये है कि 2 साल के बाद, ये है 5 साल के बाद, ये है 20 साल के बाद और ये है 100 साल के बाद रिटर्न पीरियड वाला। अच्छा, अब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस क्या होती है कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस और रिटर्न पीरियड के बीच में आपस का इन्वर्स का रिलेशनशिप है, यानी कि प्रोबेबल ये टी, अगर मैं बोलूँ कि टी जो है वो रिटर्न पीरियड है, ठीक है। टी जो है अगर मैं बोलूँ कि वो जो बेसिकली है वो रिटर्न पीरियड है तो वो इन्वर्स होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। ये पी क्या है, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, ठीक है। अच्छा, अब अ, अब बिलफर्ज अगर मैं बोलूँ कि मेरा रिटर्न पीरियड जो है ना वो इक्वल टू है 1.01 ईयर, तो मैं कहता हूँ कि मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस जो है ना वो फाइंड करनी है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस जो है वो क्या होता है 1/1.01, ठीक है। अच्छा, ये कितना आ गया 1/1.01, ये बेसिकली आता है 99, ऑलमोस्ट जो है ना ये बेसिकली 99.99 आ रहा है, लेकिन चलो हम इसको लिख लेते हैं कि ये 99 ही है, ठीक है ना। 99 आ गया, 99 पॉइंट बेसिकली आता है ये 0.9900, ये ऐसे आता है, ठीक है ना। अब प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको पता है कि वो किस में आती होती है, परसेंटेज में आती होती है। जैसे उसने यहाँ पर भी जो है ना प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में लिखी हुई है, तो आप इसको 100 से ज़रब दे दोगे टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, तो कितनी प्रोबेबिलिटी बन गई इसकी 99% बन गई, ठीक है। ऐसे ही अगर आप 2 साल के लिए फाइंड करना चाहोगे तो वो कितनी आ जाएगी 1/2, तो ये कितनी बनती है 1/2 कितना बनता है 0.50, और जब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो कितना बन जाएगा, ये 50% बन जाएगा। So this is how you calculate the probability of occurrence against a certain return period। वो बेसिकली 1/p जो है इन्वर्स का बेसिकली दोनों का रिलेशनशिप होता है। अच्छा, ये समझ आ गया आपको कि ये फर्स्ट लाइन जो है प्रोबेबिलिटी, ये रिटर्न पीरियड है, उसका साथ में अगेंस्ट हर वैल्यू जो है उसके अगेंस्ट उसकी
प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस दी हुई है। अच्छा, अब ये है आपकी सी एस की वैल्यू। कहता है कि अगर आपकी सी एस की वैल्यू जो है वो बिलफर्ज 0.5 है, ठीक है ना, और आपके इवेंट का रिटर्न पीरियड, यार ये क्या हो गया, अगर आपकी जो सी एस यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू 0.5 है और आपके इवेंट का जो रिटर्न पीरियड है वो है 2 साल, ठीक है ना, और आपकी जो बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू जो है ना वो है विल्फर्स 0.32 या 0.16, ये बेसिकली 0.164 है, 4 नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ये इतनी है। और आपने अगर अपने इवेंट के लिए फ्रीक्वेंसी फैक्टर या के की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगी, ये होगी आपकी जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है 0.16 मैंने बोला है अभी, और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मैंने कितना बोला है 0.5 बोला है, रिटर्न पीरियड जो है ना मैंने कहा 20 साल बोला है, तो वैल्यू के की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 1.77। क्लियर होगी ये वाली बात। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूँ और यहाँ पे लिख के दूंगा साथ में कि बिलफर्स आपकी जो है ना वो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है उसकी वैल्यू है 0.987, ठीक है, और आपकी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की जो वैल्यू है वो है बिलफर्स 0.319, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर आर रिटर्न पीरियड, जो कि मैं टी से शो करवा रहा हूँ। रिटर्न पीरियड है आपका बिलफर्स 5 साल, ठीक है ना, 5 साल का रिटर्न पीरियड है, तो आपने इसके लिए जो है वो के की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, सी एस की वैल्यू कितनी है मेरी 0.987, पहले मैं इसको लोकेट करता हूँ। सी एस की वैल्यू 0.987, 0.987 यहाँ पे है कोई नहीं, लेकिन 0.987 किसके पास पास आता है, 1 के पास पास है, ये आ गया जी मेरा 1, ठीक है ना, सी एस की वैल्यू। अब इसके अगेंस्ट जो सी वी की वैल्यू मुझे गिवन है वो कितनी है, सी वी की वैल्यू जो है वो 0.139 है। 0.139 तो यहाँ पर है ही कोई नहीं, लेकिन 0.32 है, ठीक है, तो ये आ गया। और रिटर्न पीरियड मेरा कितना था, रिटर्न पीरियड था मेरा 5 साल, ठीक है ना जी, तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, ये 0.75, तो मेरे के की वैल्यू जो है इस केस में वो 0.75 के इक्वल है। के की वैल्यू जो है वो आ गई मेरी 0.75, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आप के की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हो। बाय द वे आपको सी एस और सी वी में से, मतलब आपको बिल फर्ज अगर जो है ना वो सी वी भी गिवन हो ना, सिंपल अकेला सी वी भी गिवन हो, ठीक है, और आपको रिटर्न पीरियड गिवन हो, तो आप सी एस जो है वो बेसिकली आप इस इक्वेशन से फाइंड करके ना सी एस की वैल्यू, तो उसको भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि अगर आपको सिंपल सी वी गिवन है, आपको सिंपल सी वी गिवन है और आपको रिटर्न पीरियड गिवन है, तो आप सी वी से सी एस फाइंड कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको कि आपको बिल फर्ज जो है सिर्फ और सिर्फ सी वी गिवन है और आपको जो है ना वो रिटर्न पीरियड जो है ना वो गिवन है, तो आप सिंपल सी वी से सी एस फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना, और फिर उसको यूज़ करके टेबल के अंदर आप वैल्यू ऑफ के जो है वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। के क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, सो दिस इज हाउ यू गाइस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के फ्रॉम द टेबल, ठीक हो गया। तो इसमें कोई ऐसी इशू वाली बात जो है ना वो है कोई नहीं, ठीक। फिर अच्छा, यहाँ पे ना उसने एक इक्वेशन दी हुई है आपको, ये टेबल तो समझ में आ गया, तो इसमें तो कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। उसने यहाँ पे ना आपको रिटर्न पीरियड फाइंड कर, एक तो रिटर्न पीरियड ये है, रिटर्न पीरियड से आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस जो है ना वो फाइंड करनी है, तो वो ये तरीके का है, ठीक है ना। तो कहता है कि अगर आपने रिटर्न पीरियड ही को फाइंड करना है, उसके लिए क्या है, उसके लिए ये इक्वेशन है। किसी डाटा का अगर आपने रिटर्न पीरियड जो है ना फाइंड करना है किसी इवेंट का, तो उसकी ये इक्वेशन है। ये क्या कहती है आपको, ये इक्वल टू होता है टी इज इक्वल टू, टी क्या है, रिटर्न पीरियड इन ईयर्स, एन प्लस वन, वट इज एन, कि आपके डाटा के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, डाटा के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं। जैसे मैंने ये डाटा ऊपर लिया था, डाटा मैंने ये वाला लिया हुआ था, ये वाला, इसमें कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4, तो इसकी कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है, 4 है, प्लस वन, वो प्लस वन तो पता ही है आपको। एम क्या है, एम क्या है, एम ये कहता है कि एम जो है बेसिकली रैंक है, अगर आप अपने डाटे को डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है ना वो उसको
प्लेस करो। यानी कि अगर आपका बिल फर्ज ये डेटा है, ये तो मैंने ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है ना वो, खैर ये तो मैंने असेंडिंग में किया हुआ है। मैं अगर इसी डेटा की बात करूँ सिंप्लीफिकेशन के लिए, अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करवाऊँ तो क्या बनता है? पहला इवेंट कौन सा आता है डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर? पहला इवेंट कौन सा आता है डिसेंडिंग ऑर्डर में? जो सबसे है, अब जो ज़्यादा जहाँ पर रेनफॉल वाला इवेंट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर आएगा, 5, दूसरे 4 आएगा, तीसरे पे 3 आएगा और चौथे पे जो है ना 2 आएगा। ठीक है, ये आ गया। ये बेसिकली क्या है? ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने डेटा को जो है ना कन्वर्ट किया। अब साथ में आने हैं इसके रैंक। रैंक क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर का जो सबसे पहली वाली होती है उसको 1 रैंक मिलता होता है, जो दूसरे को होती है 2 होती है, जो तीसरे को 3 और चौथे को 4। ये जो रैंक है ना बेसिकली आपका, ये है आपकी वैल्यू ऑफ एम। ठीक है, तो एन की भी समझ आ गई आपको। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो एन है। एम क्या है? कि अगर आपके ने बिल फर्स्ट 5 जो मिलीमीटर रेनफॉल है, उस इवेंट के लिए जो वैल्यू ऑफ एम आएगी वो क्या आएगी? वो 1 आएगी। अगर 4 मिलीमीटर का इवेंट है उसके लिए वैल्यू जो एम की वो कितनी आएगी? वो 2 आएगी। 3 के लिए 3 और 4 के लिए 2 के लिए 4। सही। तो इस तरीके से आपने जो है वो ये एम की वैल्यू को सिलेक्ट करना है। एम क्या है? एम बेसिकली रैंक है वैल्यू का, जब डाटे को आपने डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है वो ओरिएंटेट किया हुआ है या उसको लिखा हुआ है। हम इसके बारे में एक न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व भी करेंगे, तो उसमें मजीद जो है चीज़ों को क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये है आपकी वैल्यू ऑफ टी। अगर आपने रिटर्न पीरियड फाइंड करना है तो उसके लिए क्या है? एन, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो है उसको सिलेक्ट करो। अच्छा, मैं खैर एक एग्जांपल बता रही दूँ आपको। यही है ना डेटा आपका। अब हमने इसका जो है ना आगे टी फाइंड करना है। इसके लिए क्या टी होगा? 5 के लिए नंबर ऑफ वैल्यूज एन की जो है ना वो कितनी है? वो तो 4 ही है। तो ये होगा 4 प्लस 1, इसको डिवाइड कर दिया आपने एम के साथ। एम कितना है इसका? ये 4 का जो है ना वो बेसिकली 1 है। ठीक है ना, 4 नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, रैंक कितना? प्लस 1 आ गया 4। एन कितना है इस डेटे के लिए? 4 ही है ना। कितने इवेंट है रेनफॉल के? 4 इवेंट है जी, 1 2 3 4। 4 आ गया एन की वैल्यू, प्लस 1 आ गया जो फार्मूले के अंदर है, और ऊपर जो है डिवाइड कर दिया उसको हमने एम के साथ। एम क्या है? 5 का, वो 1 है, तो 1 आ गया। इसी तरीके से अगले के लिए क्या आ गया? 4 प्लस 1 तो सेम ही रहा उसके लिए भी, कि एन वो तो चेंज नहीं होना ना, वो तो वही का वही रहना, डिवाइड किया 2 के साथ। तीसरे पे क्या आ गया? 4 प्लस 1 फिर वैसे का वैसे, उसके जो है ना एम की वैल्यू कितनी है? 4 है, फिर 4 प्लस 1 वैसे का वैसे, उसको डिवाइड कर दिया 4 के साथ। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द टी। अच्छा, अब 4 प्लस 1 ओवर 1 कितना बनता है? ये जी 5 है। ये बेसिकली टी की वैल्यू आपकी पहले इवेंट के लिए 5 है। दूसरा क्या? 4 प्लस 1 नंबर 2 कितना बनता है? 2.5 बनता है। 4 प्लस 1 ओवर 3 जो है ना वो कितना बनता है? 1.66। ठीक है, और 4 प्लस 1 ओवर 4 कितना बनता है? 1.25। अच्छा, इससे क्या शो हो रहा है? इससे ये शो हो रहा है कि आपका जो 5 मिलीमीटर वाला इवेंट है ना रेनफॉल वाला, ये आएगा 5 साल के बाद। आपका जो 4 मिलीमीटर वाला इवेंट है ये कब आएगा? ये 2 साल के बाद आएगा, 2 ढाई साल के बाद आएगा। 3 मिलीमीटर का इवेंट जो है कितने? वो 1.67 डेढ़ साल के बाद आएगा, और जो 2 मिलीमीटर का इवेंट है वो ऑलमोस्ट हर साल ही जो है वो वापस आएगा। ये मजीद शो करवा रहा है कि जितना इंटेंस इवेंट उतना ही ज़्यादा रिटर्न पीरियड, कि बड़ा स्टॉर्म जो है वो देर के बाद आया करता है। ठीक है, तो ये है बेसिकली इनके वैल्यूज ऑफ टी या रिटर्न पीरियड की वैल्यूज। नेक्स्ट, अच्छा, ये है एडिक्वेसी ऑफ लेंथ ऑफ रिकॉर्ड। अच्छा, अब ये थोड़ा सा जो है ना कॉम्प्लिकेट है ये वाला। ये क्या कहता है? कहता है कि जो डाटा आपने सेलेक्ट किया है बिल फर्जी, ये डाटा आपने सेलेक्ट किया होता है ना, क्या इस डाटे की लेंथ, यानी कि इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ है 4 वैल्यूज। क्या ये लेंथ जो है आपके एनालिसिस के लिए एडिक्वेट है कि नहीं है? क्या ये डाटे की लेंथ जो है आपके एनालिसिस के लिए ये काफ़ी है,
या काफ़ी नहीं है। सही है? हो सकता है कि जो आप डाटा ले रहे हो वो कम हो। मैं पहले बोल चुका हूँ कि रेनफॉल के जब भी आपने एनालिसिस करने हैं, आपको कम से कम 15 से 20 साल का डाटा रिक्वायर्ड होता है। कई दफ़ा वो डाटा भी कम होता है। सही है ना? हम कैसे पता करते हैं कि क्या जो हमने 15 से 20 साल का डाटा लिया है वो काफ़ी है या कम है? हम बेसिकली उसको इस फ़ॉर्मूला से जो है ना वो प्रूव करते हैं कि क्या आपकी जो है वो डाटे की लेंथ जो है वो काफ़ी है या ना काफ़ी है। सही है? इसमें वाई क्या है? वाई है मिनिमम एक्सेप्टेबल ईयर्स ऑफ रिकॉर्ड, कि आपके साल के अंदर जो आपने जो जितने साल का डेटा आपने लिया है, ये वो है। बिलफर्ज़ आपने 30 साल का डेटा लिया है तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है ना? तो ये है आपकी एक्सेप्टेबल ईयर का रिकॉर्ड, कि मतलब बिलफर्ज़ आपके वो वैल्यू आती है वाई की 30 साल। तो आपको कम से कम 30 साल का डेटा जो है वो लेके आना है। अगर वाई की वैल्यू आ जाती है बिलफर्ज़ 15 साल, तो कम से कम 15 साल का डेटा जो है आपके पास होना चाहिए। तो ये है एक्सेप्टेबल ईयर, कि जो अगर आपके एनालिसिस के जो ये वैल्यू जो है वो 15 आती है, तो 15 साल का डेटा जो है ना वो लेकर आओ। अगर आपके एनालिसिस के लिए वाई की वैल्यू जो है 17 आती है, तो 17 साल का डेटा आपके पास होना चाहिए। इक्वल टू 4.30 इंटू टी। ये टी क्या है? ये बेसिकली है स्टूडेंट्स टी टेस्ट की वैल्यू। ठीक है? ये बेसिकली आपने जो है ये टेबल से फाइंड करनी है, ये वाली वैल्यू हम देंगे। टी टेस्ट की वैल्यू जो है होती है किसी भी इवेंट के लिए, बेसिकली वो हम आपको जो है वो टेबल से आपको फाइंड करनी पड़ेगी और हमको दे देंगे वैल्यू वाली। ठीक है? लॉग एक ऐसा लॉग जिसकी बेस की वैल्यू जो है ना 10 है, साथ में आर आ गया। व्हाट इज आर? आर बेसिकली नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन आर जो है बेसिकली रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 100 ईयर इवेंट टू 2 ईयर इवेंट। ठीक है ना? यानी कि क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब आर जो है बेसिकली, ये थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है तो मैं बता दूं आपको। आर जो है ये क्या है, क्या शो करवाती है आपको? आर जो है बताती है आपको कि मैग्नीट्यूड जो है ऑफ 100 ईयर्स इवेंट वो कितना है, और मैग्नीट्यूड ऑफ 2 ईयर्स इवेंट वो कितना है। ठीक है ना? 100 साल का इवेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, और एक ऐसा इवेंट जिसका रिटर्न पीरियड जो है 2 साल है, उसका मैग्नीट्यूड जो है ना वो क्या है। दोनों को डिवाइड कर दो और आपके पास वैल्यू ऑफ आर आ जाएगी। उसको इसमें इस फार्मूले के अंदर पुट करो। ठीक है? होल का स्क्वायर लो और 6 में इसको ऐड कर दो। ठीक है? तो आपके पास वाई की जो वैल्यू है ना वो आ जाएगी, कि इतना डाटा अब आपको चाहिए कम से कम अपना एनालिसिस जो है वो करने के लिए। ठीक है? आर क्या होता है कि 100 साल का इवेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो जो 2 साल का इवेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है, जिसका रिटर्न एक ऐसा इवेंट जो 2 साल के बाद आना है। यानी कि हमने अभी देखा होगा आपने, हमने अभी एक पीछे जो है ना वो अभी सॉल्व किया था, मैं उसको निकाल भी लूँ दोबारा से एक दफ़ा। यहीं पे था, मैंने कहीं पे किया था, ये रहा। देखो यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा इवेंट है जिसका 2.5 साल है रिटर्न पीरियड। ऑलमोस्ट एक ऐसा इवेंट जिसका 2 साल जो है ना रिटर्न पीरियड हो, वो इवेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड, इसका जिसका 2.5 साल रिटर्न पीरियड है, इसका कितना मैग्नीट्यूड है? 4 मिलीमीटर। ये 4 मिलीमीटर का इसका जो है ना वो रिटर्न पीरियड का मैग्नीट्यूड है ना। ऐसे ही आपने एक ऐसा इवेंट लेना है जिसका 2 साल हो और जिसका 100 साल हो। जिसका 100 साल होगा उसको ऊपर लिखना है, और जिस इवेंट का मैग्नीट्यूड 2 साल होगा उसको नीचे लिखना है, और दोनों को डिवाइड कर देना है और वैल्यू ऑफ आर जो है ना वहाँ से निकाल लेनी है। हम इसको भी फाइंड भी करेंगे, इसको न्यूमेरिकल के अंदर सॉल्व भी करेंगे इसको। ठीक है? तो बेसिकली इस तरीके से आपने वैल्यू जो है ना वाई की फाइंड करनी है। तो ये इस जो है ना बेसिकली लेक्चर का पार्ट नंबर 2 था। ठीक है? इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। बेसिकली वो लेक्चर जो है ना आपका वो 4th लेक्चर है। ठीक है? सो लेक्चर नंबर 3 जो है यहीं तक था। तो ये यहीं पे है। ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है ना स्टे ट्यून्ड।